हाँ, तो आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे चैनल मिशन वॉरियर विथ डीके शर्मा में। जैसा कि आप लोगों को मैंने कल बताया था कि हम आ रहे हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम को लेकर के उसके जो रणनीति है उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए तो हम आ चुके हैं। और हम आज आप लोगों के साथ एक बात करने वाले हैं कि कैसे एसएससी जीडी एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है, इसकी क्या रणनीति होगी, क्या पढ़ना है, एक स्मार्ट स्टडी कैसे होनी चाहिए, फिजिकल वर्कआउट किस तरह से होनी चाहिए और फाइनलाइज आपका सिलेक्शन कैसे हो जाना चाहिए। तो चैनल पे बात करने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये जो मेरा वर्कआउट है, मैं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को ध्यान में रख के तैयार कर रहा हूँ जो लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, जो लोग ग्रामीण परिवेश में रहते हैं और किसी कारणवश उनको शहर की जो सुविधाएं हैं, शहर की जो व्यवस्था है उनसे परिचित नहीं हो पाते हैं और जिस वजह से वो कई बार सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से कई बार पीछे भी रह जाते हैं और जब लाइफ की रेस में आगे जाते हैं तो उनको इस बात का बड़ा पछतावा रहता है कि शायद अगर समय से हमें पता होता तो हम भी कुछ कर पाते। तो चूँकि मैं भी एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से रहने वाला व्यक्ति हूँ, मैंने अपना ग्रेजुएशन तक का सफ़र गाँव से ही किया है। मैं अभी सब इंस्पेक्टर हूँ और मुझे जॉब में आने के बाद ऐसा फील होता है कि गाँव के लोगों को थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई के लेवल पर ठीक ठाक कर दी जाए तो फिजिकल वर्कआउट इन लोगों का इतना बेहतर है कि ये लोग बहुत ही आसानी से कई सारे जॉब में आ सकते हैं, जैसे कि एसएससी जीडी। तो चलिए एक बार पूरी मेहनत और लगन से इस काम को शुरू करते हैं। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं कांस्टेबल जीडी, इसके लिए मैंने एक प्रिंट आउट भी लेकर रखा हुआ है आपका, जिसको मैंने काफ़ी बेहतर तरीके से पढ़ा है और आप लोगों के लिए पढ़ा है कि आप लोग के लिए क्या सब हो सकता है, क्या सा पैटर्न है। मुझे लगता है कि ये जो एग्ज़ाम आप लोग कई लोग दे रहे होंगे, कई लोग देने के प्रयास में होंगे, तो आप लोगों की प्रोसेस मालूम भी होगा, इसके जो पैटर्न है, इसका जो सीक्वेंस है एग्ज़ाम का मालूम भी होगा। लेकिन मैं एक बार उन लोगों के लिए रिपीट कर देना चाहता हूं जिनको ये मालूम नहीं है। तो आज मैं फर्स्ट डे है और मैं सिर्फ स्ट्रेटजी के ऊपर ही आज बात करूंगा, रणनीति के ऊपर ही बात करूंगा। इसके बाद हम फिर बाकी आगे फर्दर बातें करेंगे। तो आइए हम आज बात करते हैं कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स। सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स को सामान्यतः पैरामिलिट्री फोर्सेस भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत सीआईएसएफ सेंट्रल इंडियन सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एसएसएफ सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स, इस तरह से उसके बाद असम राइफल्स, ये सारे पोस्ट हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें कांस्टेबल पद के लिए, कांस्टेबल मतलब आरक्षक पद के लिए आपकी सिलेक्शन होगी। ये सिलेक्शन आजकल भारत सरकार ने जो सेंट्रलाइज फोर्स है, जो सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स है, उसका जो कांस्टेबल रैंक के सिलेक्शन के लिए भी एसएससी को परमिट कर दी है। तो पहले ये डिपार्टमेंट खुद से लेती थी, लेकिन अभी कुछ सालों से एसएससी लेने लगी है। अब एसएससी लेने का मतलब है कि अभी जो ग्रुप कांस्टेबल का पद है वो ग्रुप सी में आ चुका है और आपकी सिलेक्शन ग्रुप सी के पदों के लिए होगी। तो ग्रुप सी के पदों की सिलेक्शन भारत सरकार का सिलेक्शन करने वाला एजेंसी जो है एसएससी ही है, कर्मचारी चयन आयोग है। तो इसी के अंतर्गत आपकी चयन होगी। तो चयन की जो प्रक्रिया है वो इस तरह से है कि पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, जिस रिटन टेस्ट में आपके नॉलेज की एक जो कॉमन नॉलेज होता है, जो बेसिक जानकारी एक सामान्य आदमी को, एक जो थोड़ा सा ठीक ठाक आदमी आप जिसको कह लीजिए, जिसको नॉलेज इतना होना चाहिए, थोड़ा सा जोर घटाव भी आना चाहिए, थोड़ा सा दिन दुनिया का समझ भी होना चाहिए, रात दिन का समझ होना चाहिए, साइकिल मोटरसाइकिल में अंतर पता होना चाहिए, थोड़ी सी भाषा वाणी में संयमता होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों की जांच के लिए ही एक रिटन टेस्ट रखी गई है, जो आपको बेसिक, जैसे जो हम जनरल नॉलेज कहते हैं। जनरल नॉलेज का मतलब होता है कि जो कॉमन नॉलेज है, जो आपको होना चाहिए, जो सबों को होना चाहिए ऐसे तो। लेकिन हम अभी उतने विकसित नहीं हो पाए हैं कि सबको ये जानकारी हो जाए, क्योंकि सुविधाओं का काफ़ी अभाव है, स्कूल कॉलेजों का भी काफ़ी अभाव है, गाँव में शैक्षिक माहौलों का काफ़ी अभाव है। गांव तो छोड़िए, शहरों में ही कौन सा बड़े लोग सभी के सभी समझदारी हो रहे हैं। चलिए इस बात पे हम डिस्कस नहीं करते हैं, छोड़िए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे जो एसएससी जीडी का एग्जाम का जो फर्स्ट राउंड होता है, वो फर्स्ट राउंड एक रिटन टेस्ट है। रिटन टेस्ट में आपको जैसा कि इसमें मैंने देखा हूं कि ये जो एग्ज़ाम आपका होना है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना है, सीबीई जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ये रिटन टेस्ट होगा, आपको 100 क्वेश्चन कंप्यूटर पे ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से दिया जाएगा। आप एक एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा, उसके ऑप्शंस आएंगे,
आपको जो ऑप्शंस बेहतर लगते हैं, जो सुपीरियर ऑप्शन है, अब 4 ऑप्शन में से ऐसा कई बार लगेगा आपको कि ये चारों के चारों ऑप्शन ही सही है, लेकिन आप चारों ऑप्शन पे तो टिक नहीं कर सकते, किया भी नहीं जाता है। तो जो ऑप्शन आपको सुपीरियर लगे, जो सबसे बेहतर लगे, जो सबसे सटीक लगे, आप उस पर क्लिक करिए। और ऐसे करते हुए 100 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। 100 क्वेश्चन के 100 नंबर्स है। रिटन टेस्ट में आपका 100 मार्क्स है और 100 क्वेश्चन है, मतलब ईच क्वेश्चन ऑफ 1 नंबर्स, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। तो आपने जितने क्वेश्चन बनाते हैं उसको आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन अभी कुछ सालों से एसएससी ने उस पर नेगेटिव मार्किंग भी लगा दी है। अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक गलत क्वेश्चन का 0.25 मार्क्स कट जाएगा। मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत बनाते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन भी चला जाएगा। तो बड़ी सावधानी से बनाएंगे। चलिए, एग्जाम का भी टाइम है, अभी तो हम तैयारी करेंगे पहले, और तैयारी के दौरान ही ये सब इतने ट्रेंड हो जाएंगे, ये सब तकलीफें हमें आने वाली नहीं है। तो अब ये एग्जाम जो होगा वो 100 क्वेश्चन जिसमें होगा उसको 4 पार्ट में बांटा गया है। पार्ट ए में आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की क्वेश्चन रहेगी, जिसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के अंतर्गत जैसे कि आपको बेसिक चीज़ें हो गई, इसमें वर्बल रीजनिंग भी है, नॉन वर्बल रीजनिंग भी रहेगा, जो एक सामान्य बुद्धिमत्ता टेस्ट इसको बोलते हैं, जिसमें कि आपको एक कॉमन सेंस का एक समझ थोड़ी सी होनी चाहिए। और इतनी टफ नहीं है, हम लोग क्लास में आएंगे, बात करेंगे, और बहुत आसानी से आपको 25 क्वेश्चन में से 25 में से अगर आप ठीक ठाक तैयारी करेंगे तो 25 के 25 बन जाएगा आपको, नहीं तो 23-24 तो बनना ही बनना है रीजनिंग में। और अगर आप हिंदी भाषी प्रदेश के रहने वाले लोग हैं तो आपके लिए ये ज़्यादा और आसान हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने गाँव में, जब हम भी गाँव से पढ़ाई किए हैं तो मुझे भी गाँव की जो माहौल है उसको की समझ है। तो मैंने देखा हूँ कि वहाँ पे लोग सामान्यतः मैथ ज़्यादा पढ़ते हैं। तो मैथ जिसका ठीक है उसका रीजनिंग भी ठीक है, नहीं भी ठीक है तो हो जाएगा। तो सबसे पहले जो रीजनिंग है 25 नंबर का रीजनिंग है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। तो हम उसको करेक्ट मतलब समझेंगे, हम जब क्लास करेंगे तो उसको हम बहुत ही तरीके से आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको समझाएंगे। दूसरा जो पार्ट है वो जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। तो जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है कि सामान्य ज्ञान, जो आपकी को एक जीवन में सामान्य परिचर्चा के दौरान आपको सामान्य समझ होनी चाहिए, उसी से रिलेटेड होगा। जैसे देश की कंटेम्प्रेरी स्थिति क्या चल रही है, देश में प्रशासनिक माहौल क्या है, क्या रिसर्च हुआ है, क्या डेवलपमेंट हुआ है, हमारी ग्रोथ रेट कैसी है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो स्टाइल है, हमारी जो हिस्ट्री है, हमारी जो इकोनॉमी है वो कैसे, उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी बातें की जाएगी। मतलब 25 क्वेश्चन में आपको सारा कुछ आ जाएगा, जिसमें हिस्ट्री भी आ जाएगा, पॉलिटी भी आ जाएगा, ज्योग्राफी भी आ जाएगा, साइंस में फिजिक्स भी आ जाएगा, केमिस्ट्री भी आ जाएगा, बायोलॉजी भी आ जाएगा। तो सारा कुछ इसी में है। इसमें मैथ नहीं रहेगा, क्योंकि मैथ के लिए अलग से एक आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब आते हैं हम लोग तीसरा पार्ट सी में। उसमें भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स बोलते हैं इसको। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स है। 10th लेवल के क्वेश्चन के ऊपर इसमें कोई जाएगा नहीं। जितने भी क्वेश्चन है चारों पार्ट को 10th लेवल के ही रहेंगे। तो आप अगर पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक किए हैं तो तकलीफें बिल्कुल ही कम होगी, नहीं भी ठीक ठाक किए हैं तो भी तकलीफों को मैं कम करूँगा, मैं आपके साथ रहूँगा और जो भी बेसिक चीज़ें हैं उसको बड़ा आसानी से मैं समझाऊँगा। आप इसके लिए निश्चिंत रहें। अगर आप मेरे साथ हैं और आपने प्रण, मेरे साथ होने से नहीं होगा, आपने अगर प्रण कर लिया है कि मुझे एसएससी जीडी इस बार क्रैक करना है, तो मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपके साथ रहूंगा और आपको इस युद्ध में, इस लड़ाई में, आपको योद्धा बनाने में, जैसा कि हमारे चैनल का नाम भी है कि वो मिशन वॉरियर, इस मिशन वॉरियर में आपके साथ हैं और आपको हम योद्धा बना के ही छोड़ेंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के ऊपर भी हम क्लास लेंगे और बहुत सामान्य तरीके से हम आपको बिल्कुल देसी तरीके से समझाएंगे, बड़ा इजीली समझ में आएगा आपको, अब बिल्कुल घबराइएगा नहीं। उसके बाद आता है पार्ट डी। पार्ट डी जो है ना, उसमें लैंग्वेज का टेस्ट है। उसमें 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। अब इसमें आप हिंदी भी रख सकते हैं और इंग्लिश भी रख सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। अगर आपको हिंदी ज़्यादा अच्छी समझ में आती है तो हिंदी रख लीजिए, इंग्लिश अच्छी समझ में आती है तो इंग्लिश रख लीजिए। इंग्लिश थोड़ी सी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इंग्लिश में के क्वेश्चन थोड़े ईजी होते हैं। आप ग्रामीण परिवेश के हैं तो आपके लिए थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन इंग्लिश अगर थोड़ी बहुत जानते हैं तो इंग्लिश को भी रखा जा सकता है। अगर बिल्कुल ही नहीं जानते हैं तो मत रखिए, फिर तो घाटा लग जाएगा, फिर हिंदी रखिए। लेकिन इंग्लिश हिंदी दोनों में से जो भी आपको पसंद हो आप रख सकते हैं। हमने दोनों का क्लास लेंगे, हम आपको हिंदी भी पढ़ा देंगे और इंग्लिश भी पढ़ा देंगे। हिंदी वाले बच्चे के लिए हिंदी और अंग्रेजी वाले बच्चों के लिए अंग्रेजी। इस तरह से आपके 100 क्वेश्चन 25-25-25 रहेंगे, जिसमें कि 25 पार्ट है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, दूसरा जनरल नॉलेज, तीसरा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और चौथा हिंदी या इंग्लिश। सामान्य शब्दों में कहें तो रीजनिंग 25 नंबर का 25 क्वेश्चन, उसके बाद जनरल नॉलेज 25 नंबर का 25 क्वेश्चन, मैथ 25 नंबर का 25 क्वेश्चन और हिंदी या इंग्लिश 25 नंबर का 25 क्वेश्चन।
अर्थात टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर्स का रहेगा, और इसके लिए जो आपको टाइम मिलेगा, इसको सारा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपको समय मिलेगा, समय 90 मिनट का रहेगा, अर्थात 1.5 घंटा रहेगा। तो थोड़ी सी स्पीड और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। स्पीड इसलिए कि नहीं तो टाइम घट जाएगा, 100 क्वेश्चन है, अब बड़ा सोच सोच के बनाएंगे तो टाइम कमेगा आपको। 100 क्वेश्चन के 100 मिनट भी नहीं है आपके पास, 90 मिनट ही है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता है और इतना कठिन प्रश्न इसमें आते नहीं हैं। आपको कठिन लग रहे होंगे जब आप पढ़ेंगे, और जब 2 महीना के बाद आपको लगेगा कि बड़ा ही ईजी चीज़ है और बहुत आसानी से हो सकता है। ये तो SSC GD कांस्टेबल के लिए है। मैं चाहता हूं कि आप इसके लिए प्रिपरेशन करें, और अगला राउंड हमारा सब इंस्पेक्टर के लिए रहेगा। और जो लोग कांस्टेबल का प्रिपेयर कर सकते हैं और सिलेक्शन हो सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि सब इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं। तो ठीक है, फिर आगे बात करेंगे इस पर। बहुत ज़्यादा बात करना भी अभी ठीक नहीं है। इसके बाद जो इसका सेकेंड फेज होता है, जब आप रिटन टेस्ट में आ जाते हैं, रिटन क्वालिफाई करते हैं, और जब इसका सेकेंड फेज आता है तो सेकेंड फेज में फिजिकल टेस्ट होता है, जिसको PET बोलते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपका रनिंग है, 5 किलोमीटर का दौड़ आपको दौड़ना है 24 मिनट में। 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, और खास करके गांव के लोगों के लिए तो मुश्किल है ही नहीं। आप कैसे भी थोड़ा स्पीड में चल भी लेंगे तो भी 24 मिनट में 5 किलोमीटर पार कर जाएंगे। आपने कई लोगों का स्कूल दूर होगा, आप लोग जब स्कूल जाते रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि कितनी इजीली हम लोग पैदल स्कूल जाते थे, और कई बार साइकिल वाले से पहले पहुंचते थे खेतों होते हुए। तो उसी चीज़ को याद करिए, और बहुत ईजिली 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, ये आप लोग कर सकते हैं। ये मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल के लिए थोड़ा सा अलग है। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर अर्थात 1600 मीटर की दौड़ उसको 8.5 मिनट में करनी है, वो भी इतनी ही आसान है। और गाँव की महिलाएँ जो 10-10 किलोमीटर दूर स्कूल जाके आती है, साइकिल चलाती है, उसके लिए इतना मुश्किल काम नहीं है। ये लद्दाख रीजन वाले के लिए थोड़ी सी छूट है जो आपको नहीं मिलेगी। आप लद्दाख के रहने वाले सामान्यतः नहीं है तो आपको ये छूट नहीं मिलेगी। लद्दाख वाले के लिए अलग है, मैं उस पर डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट हैं या हम जिनके साथ जुड़े हुए हैं या जिनके साथ हम बात कर रहे हैं, अभी मुझे ऐसा लगता है कि लद्दाख वगैरह के लोग हैं नहीं इसमें। अब जो उसका नेक्स्ट राउंड है वो है PST, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। PST का मतलब होता है कि आपकी हाइट, चेस्ट वगैरह ठीक ठाक है कि नहीं है। PET मतलब एफिशिएंसी, आपकी क्षमता का टेस्ट है। PST मतलब आपका स्मार्टनेस, फिटनेस का टेस्ट, स्मार्टनेस का टेस्ट है। आपका जो स्टैंडर्ड फिजिकल स्टैंडर्ड होता है, जो कि आप स्टैंडर्ड हाइट आपकी होनी चाहिए, आपका बॉडी का जो मतलब विकास है वो एक ठीक ठाक होनी चाहिए। तो इसलिए इसमें मेल के लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। कुछ लोगों को हाइट में थोड़ी बहुत छूट प्राप्त है, जैसे शेड्यूल ट्राइब वाले लोगों को, जो ST कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए भारत सरकार ने थोड़ी सी छूट दी है, जिसमें मेल को 162.5 सेंटीमीटर मतलब 162.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट में भी सिलेक्शन हो सकती है। तभी आपने जैसे देख रहे हैं कि पहले आपकी ज्ञान की क्षमता का टेस्ट होता है, फिर आपकी फिजिकल क्षमता का टेस्ट होता है, फिर आपकी फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड जो आपका है स्मार्टनेस उसकी टेस्ट होती है, और उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड होता है फिर उसमें आ जाते हैं। अच्छा, इसमें आपको ये इसके अलावे आपको हाइट के बाद चेस्ट भी नापा जाता है। तो सामान्य जो लोग हैं उनका 80-85, 80 मतलब बिना फुलाए हुए, और 85 छाती फुला के। 5 सेंटीमीटर तो फूलना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप ठीक से प्रैक्टिस करेंगे तो 7-8 सेंटीमीटर भी आराम से फूलता है। और जो लोग जहाँ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि वो टेक्निक उनको मालूम होगा। और एक्सपेंशन जो है 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, अगर 80 है तो 85 होना चाहिए। इसमें भी कुछ लोगों को छूट प्राप्त है। फिर वो जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनको थोड़ी सी छूट प्राप्त है, थोड़ी सी इसलिए कि बहुत ज़्यादा इसमें अंतर नहीं आता है। मेल को 76 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए, और एक्सपेंशन उनको भी 5 सेंटीमीटर का ही चाहिए। चूँकि 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन एक नॉर्मल एक्सपेंशन माना जाता है, ऐसा नहीं है तो आपकी चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है ऐसा माना जाता है। चेस्ट का जो मेजरमेंट है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए लागू नहीं होता है। वेट, आपको वेट कितना होना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है स्टूडेंट का कि सर वेट कितना होना चाहिए। तो वेट BMI आपको मालूम होगा, BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स, ये मोबाइल पे आप निकाल लीजिएगा। BMI निकालने का फॉर्मूला होता है कि वेट किलोग्राम में डिवाइडेड बाय हाइट का मीटर स्क्वायर, मतलब आप जितना किलो के हैं उतना किलो को में भागा दे दीजिए जितना आपका हाइट है। जैसे आपका हाइट है 170, तो 170 मीटर में कितना हो गया 1.7, तो 1.7 को स्क्वायर कर दीजिए, और जितना होगा उसको उसमें हाइट में भागा दे दीजिए। ये अगर ये जो आपका बॉडी मास इंडेक्स इसका जो वैल्यू आएगा वो अगर 18 से 25 के बीच में है, 18 से लेकर के 25 के बीच में आता है, तो इसका मतलब आपका वेट ठीक है। अगर ऐसा नहीं आता है तो कम है तो बढ़ाना पड़ेगा, और ज़्यादा है तो घटाना पड़ेगा, सामान्य सी बातें हैं। इसके बाद अगर इसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं मतलब PST के में, तो उसके बाद आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसको DME बोलते हैं, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन इसलिए कि इसमें आपके बॉडी के हर पार्ट को बहुत ही सघनता से चेक किया जाएगा,
और अगर आप गांव घर में रहे हैं, बीड़ी सिगरेट वगैरह नहीं पीते हैं, हुक्का गांजा नहीं पीते हैं, तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आपको तकलीफें नहीं होंगी। तो जो लोग अभी गुटखा बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, अगर इस जॉब में आना चाहते हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। दारू वारू तो बिल्कुल टच मत करिएगा, ऐसे बिहार में बैन ही है। बहुत पार्टी मनाइएगा, पिज्ज़ा बर्गर खाइएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत जिम जाइएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं होगा इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि नहीं होगा, मतलब ऐसा मानना जाता है कि फिजिकल फिटनेस अलग चीज़ है और जिम जाके तैयार होना अलग चीज़ है। प्रोटीनेक्स खा के आप बहुत एनर्जी गेन कर सकते हैं, उसको ग्राउंड पे उतार नहीं सकते उतना ज़्यादा। तो खाने में जो बेसिक चीज़ें हैं, चावल दाल रोटी, उसको भरपेट खाइए, दिन में 2 बार 3 बार, जितना बार भूख लगता है उतना बार खाइए। वर्कआउट करिएगा, भूख लगेगा, भूख लगता है खाना खाइए। खाना मतलब चावल दाल रोटी, हरी सब्जी, अब गांव में है तो हरी सब्जी की दिक्कत ही नहीं है। तो बिल्कुल खाना भरपेट खाना खाइए, आपका हेल्थ ऐसे ही ठीक हो जाएगा। दूध वगैरह मिलता है थोड़ा सा लीजिए, नहीं मिलता है तो जाने दीजिए। सीजनल फ्रूट जैसे लताम गांव में बोलते हैं, अमरूद वगैरह हो गया, जामुन हो गया, आम हो गया, ये सब लीची हो गया, जो गांव में जो इजीली मिलता है, आप उसको भरपेट खाइए। आपको किसी चीज़ की तकलीफ दिक्कत आएगी नहीं, आपका हेल्थ अपने आप ठीक हो जाएगा। ये डिटेल्ड मेडिकल एग्जाम से हम जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद राउंड आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपका 10th क्वालिफाइड है तो 10th का सर्टिफिकेट और 10th का मार्कशीट बिल्कुल रेडी हालत में रख लीजिएगा, उसको तैयार करके लेमिनेट करके रखिए, फाइल बना के एक। उसके बाद आपने अगर 10th के बाद और कुछ पढ़ाई लिखाई किया है, 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो उसका भी डिटेल्स अपने पास रखिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। कई बार सर्टिफिकेट नहीं आता है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप उसको लेके जा सकते हैं। और एक निवास प्रमाण पत्र जिसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, और PRC मतलब परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, ये अगर भी एक रेडी हालत में रखिएगा, बना के रखिएगा। इसके अलावा आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ये सब जरूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि इसकी जरूरत आजकल जहाँ तहाँ पड़ते रहती है। ये सिर्फ एग्जाम में ही नहीं, बाकी जगह भी पड़ेगा। आप ट्रेन में जाइएगा तो टिकट के साथ भी उसकी आजकल ID की जरूरत पड़ती है। इसके बाद जो NCC वगैरह के कैडेट हैं उनको भी थोड़ी बहुत फ़ायदा मिलता है। जिनको A सर्टिफिकेट मिला है उनको 2 नंबर बोनस मार्क्स मिल जाता है। जो जिनका पास B सर्टिफिकेट है उनको 3 बोनस मार्क मिलता है, और जो जिनके पास C सर्टिफिकेट है उनको 5 नंबर का बोनस मार्क्स मिलता है। तो ये तो एक NCC वाले के लिए एक प्लस पॉइंट है। अगर NCC में कोई है तो है, या नहीं भी है तो चिंता मत करिए, 5-10 नंबर अलग से बनाइए, और है तो अच्छी बात है कि आपको मिल रही है। अब एग्जाम का फ़ी जो है वो 100 रुपीज़ है, जैसा अभी पिछले साल था। अभी आने वाला टाइम में हो सकता है उसको फिर से थोड़ा सा करेक्ट किया जाए, करेक्ट करके फिर से आ जाए। इसमें भी कुछ लोगों को छूट प्राप्त है, जिसमें तो जिनको छूट प्राप्त है उनको नहीं लगे, आप देख लीजिएगा, वो सब चीज़ ना बताने की आवश्यकता हमें नहीं लगता है कि अभी पड़ेगी। फोटोग्राफ जो है वो कलर्ड होना चाहिए जब फॉर्म भरने के टाइम में। जब फॉर्म आएगा तो मैं उसको डिटेल्ड में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, उसके लिए अभी से बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्म दिसंबर में आ सकता है, डेट वगैरह आ चुका है। मैं डेट एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊँगा, शायद मैं किसी ने मुझे भेजा था, लेकिन दिसंबर में आएगा, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए। फोटोग्राफ कलर होना चाहिए, उस पर डेट लिखा हुआ होना चाहिए। कई लोगों का डेट लिखा हुआ नहीं होता है और फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट होने के बाद फिर ऑप्शन कोई बचता नहीं है। इसके बाद पे स्केल के ऊपर आ जाते हैं। आपको जो पेमेंट मिलेगी, जब आपको नौकरी हो जाएगा तब जो आपका पेमेंट मिलेगा वो 21,700 से 69,100, मतलब पे लेवल 3 में आप आएंगे। इसको पे बैंड भी कई लोग बोलते हैं। तो पे लेवल 3 का पेमेंट 21,700 शुरू होता है, मतलब 21,700 ये आपका बेसिक पेमेंट होगा, मतलब इतना से शुरू होगा। मतलब आपका पेमेंट फर्स्ट टाइम में जनरली 30,000 के आसपास बनेगा। पहले महीने का जो पेमेंट है वो 30,000 के आसपास बनेगा, और 30,000 से शुरू होगा। फिर हर साल इंक्रीमेंट होती है और फैसिलिटीज़ बढ़ती है, DA बढ़ती है, तो जो भी बढ़ेगा अब आपको भी मिलेगा। ये 30,000 नहीं, ये मैं कम ही बोल रहा हूँ मैं। इसका DA वगैरह तो मिल के तो 21, ये तो आपको 37,000 35,000 के आसपास आपको पेमेंट मिलेगी। आपकी पेमेंट की शुरुआत 35,000 के लगभग से होगी अभी का जो सिनारियो है उस अकॉर्डिंग। आपका जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 23, मतलब कम से कम 18 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 23 के बाद आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते अगर जनरल कैटेगरी में है तो। इसमें भी कुछ लोगों को थोड़ी बहुत छूट प्राप्त है, जैसे SC ST कैटेगरी को 5 साल की छूट प्राप्त है तो 23 में 5 और जोड़ दीजिए, 28 साल तक दे सकते हैं। OBC कैटेगरी को 3 साल का छूट प्राप्त है तो 23 में 3 जोड़ दीजिए, 26 साल तक दे सकते हैं। एक्स सर्विसमैन जो लोग हैं, जो आर्मी में थे और बाद में नौकरी कंप्लीट करके, जो उनका मिनिमम टेन्योर होता है कंप्लीशन करके आए हुए हैं, तो इसको एक्स सर्विसमैन बोलते हैं, जिनको 3 साल की छूट उनको भी प्राप्त है। इसके अलावा और भी जो कैटेगरी है रीजनल एरिया के अकॉर्डिंग, पहाड़ी एरिया में उन लोगों को छूट है, वो आप उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके काम का है नहीं। अब हम आते हैं, ये BMI मैं आपको बता ही दिया हूँ, फिर भी एक BMI बॉडी मास इंडेक्स जो वेट का है, एक सीधा सा फॉर्मूला है। गाँव में आप लोगों को चलन में आता होगा, आप लोगों को ये लोग बताते भी होंगे कि आपका हाइट जो सेंटीमीटर में होता है, जैसे मेरा हाइट 177 सेंटीमीटर है,
तो 100 को छोड़ दीजिए, उसके बाद जितना सेंटीमीटर में आ रहा है उसके आसपास आपका वेट होना चाहिए, 2-4 किलो आगे पीछे। जैसे 177 सेंटीमीटर मेरा हाइट है तो 177 के आसपास, मतलब 75, 74, 73 से लेकर के ऊपर 80, 81 तक भी 82 तक भी चलेगा। तो उसमें 4-5 किलो आगे पीछे रहने से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी उससे ज़्यादा आगे पीछे है तो फ़र्क पड़ेगा। तो आप इस वेट को भी ध्यान दीजिए। बहुत कम वेट है तो खाना पीना का मात्रा बढ़ाइए, वेट को बढ़ाइए, और अगर ज़्यादा वेट है तो थोड़ा वर्कआउट बढ़ाइए। खाने की में जो न्यूट्रिशंस वाला डाइट है उसको तो लीजिए, उसको मत छोड़ दीजिए, लेकिन जो बाकी हैवी डाइट है, जैसे 4 रोटी के बदले 3 रोटी खाइए, 2 प्लेट भात के बदले 1 प्लेट भात खाइए, 1 कटोरा सब्जी के बदले आधा कटोरा सब्जी खाइए, आपको वेट थोड़ा सा कम होगा। और अगर वेट कम है तो इसी को उल्टा करिए, 1 प्लेट के बदले 1.5 प्लेट भात खाइए, 4 रोटी के बदले 5 रोटी खाइए। जो मतलब देसी फ्रूट, सीजनल फ्रूट होता है, फल होता है, जो सीजन का जो फल है वो जो भी मिलता है उसको खाइए। सस्ता भी मिलेगा, फ्री में भी मिलेगा और तकलीफें भी नहीं होंगी। तो ये मैंने कल एक प्रिंट आउट लिया था पिछले बार की जो एडवर्टीजमेंट था उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें को काफ़ी बेहतर तरीके से पढ़ा और इसी के अकॉर्डिंग मैंने अभी आपको समझाया भी हूँ। तो नेक्स्ट जो आएगा एग्ज़ाम उसके ऊपर हम लोग फिर बहुत ही सघनता से, बहुत ही सहमता से और बहुत ही समझबूझ के साथ एक रणनीति तैयार करेंगे और बहुत ही आसानी से हम लोग इसको क्रैक कर जाएंगे। मैंने इसके संबंधित जो भी चीज़ें था मैंने आपको डिस्कस करके बता ही दिया, अब उसमें और कुछ है नहीं जो आपको बताना चाहिए। अच्छा, इसके बाद मैं एक बात और चर्चा करूंगा कि अभी मैंने कल जब ये बातें कर रही थी और एक हम कुछ लोगों से जब बात किए थे तो हमें लगा था कि इंडियन आर्मी का भी आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस मुजफ्फरपुर का मैंने एक प्रिंट लिया हूँ। तो अभी अग्निवीर के अंतर्गत भी एक रैली शुरू की जा रही है जो 21 नवंबर 2022 से 4 दिसंबर 2022 तक चक्कर मैदान मुजफ्फरपुर में चलेगा। तो इस रैली में मैंने जब इसको स्टडी किया हूँ तो इसमें मैंने देखा हूँ कि इसमें आपके पढ़ाई लिखाई का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। अगर आप फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छा है तो आप सिलेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, आपने कहीं कोई मेडल सेडल जीता है, कुछ अच्छा परफॉर्म किया है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, तो उसके अलग अलग बोनस मार्क्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसमें भी एज का क्राइटेरिया 17.5 से 23 साल के बीच में है। इसमें जो आप जाते हैं, इसमें फिजिकल जो टेस्ट है उसका बहुत बड़ा रोल है, उसके भी नंबर्स हैं। उसमें अगर 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर आते हैं तो 60 मार्क्स मिलते हैं, 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के बीच आते हैं तो 48 मार्क्स हैं। इस तरह से मेल फीमेल सबका अलग अलग बना हुआ है। अब आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोगों को ज़्यादा मालूम होगा। अब हर चीज़ों पर हमको नहीं लगता है कि इतनी डिस्कस करने की ज़रूरत है। मेडिकल टेस्ट में अगर आप लोग फिट हो जाते हैं तो उसके बाद एक रिटन टेस्ट थ्रू कॉमन इंट्रेंस एग्जामिनेशन, CCE जिसको बोलते हैं, कॉमन इंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसकी बात की गई है। लेकिन इसमें बहुत ही कॉमन तरीके के, बहुत ही छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने जो क्वेश्चन भी कई सारा नेट से अपडेट करके देखा तो कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि चूँकि कुछ लोग जो हमसे जुड़े हैं वो अभी अग्निवीर का एग्ज़ाम देने वाले भी हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन का सीरीज बना के 1-2 वीडियो मैं उस पर तैयार करता हूं और मैं आपको जल्दी इंटीमेट कर दूंगा। मेरा नंबर अगर आप लोगों के पास है तो ठीक है, नहीं है तो यूट्यूब चैनल पे भी मैंने मोबाइल नंबर को अपडेट किया हूं। आप मेरे व्हाट्सअप पे मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। हो सकता है जवाब देने में 10-5 घंटा लग सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं भी जॉब में हूँ, तो जॉब मेरा प्रायोरिटी है। मैं नौकरी को छोड़ के बाकी काम नहीं कर सकता। नौकरी का काम करने के बाद ही कुछ काम कर सकता हूँ। जॉब ज़्यादा ज़रूरी है और आप जिसमें आएंगे तो आपको भी ज़रूरी लगेगा। तो इसलिए बिल्कुल ही हड़बड़ाइएगा नहीं, आप मैसेज करिएगा जब भी मुझे फुर्सत मिलती है। नहीं मिलती है तो शाम को, रात को तो मिलेगी ही। मैं उसको देख के उसका जो सॉल्यूशन है उस पर मैं डिस्कस करके या बात करके आपको जो भी है समझा दूंगा। तो मैं जल्दी ही इसके ऊपर एक PDF भी तैयार करके आपको अपडेट कर दूंगा, जिसमें से कुछ क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे और 1-2 वीडियो भी मैं इसके ऊपर बनाता हूँ और आपको अपडेट कर दूंगा। ये एग्जाम से पहले मैं आपको वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर लूँगा, जिससे आपको कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। ये अग्निवीर के लिए हो गया। बाकी में SSC GD हमारा मेन टारगेट SSC GD है, क्योंकि अग्निवीर तो आजकल वो 4 साल वाला जो कंसेप्ट कर दिया है ना, बड़ा दुखी करने वाला कंसेप्ट है। आप लोगों को भी खुशी नहीं मिल रही होगी, लेकिन भारत सरकार का निर्णय है कि कर भी क्या सकते। पेमेंट का मैं कहीं देख रहा था कि इसको आप लोगों को जो पेमेंट मिलेगा अग्निवीर के अंतर्गत उसका, अच्छा ये ऐसे था कि पहला साल में 30,000 प्लस एप्लीकेबल अलाउंसेस 30,000 मिलेगा, दूसरे 30,000 रुपये प्रत्येक महीना, दूसरे साल में 33,000, तीसरे साल में 36,500 और चौथे साल में 40,000। जब नौकरी खत्म होती है तो आपको सेवानिधि पैकेज का एक ऑप्शन दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको कुछ सुविधाएं मिलेंगी। जब तक जॉब में है तब तक मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी, जॉब खत्म हो जाएगा ये फैसिलिटीज़ बंद हो जाएगी। कैंटीन कार्ड जब तक मेडिकल में है तब तक कैंटीन फैसिलिटी मिलेगी, CSD बोलते हैं, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट। नौकरी खत्म हो जाएगी, कैंटीन फैसिलिटी भी बंद हो जाएगी। एक सेवानिधि पैकेज है, वही बस आपके लिए है और बाकी जो पेमेंट मिलेगी 4 साल
तो ये जॉब के लिए मैं आपका मन नहीं तोड़ रहा हूँ, जान लगा दीजिए, लेकिन इसके साथ अल्टरनेट रेडी रखिए कि आने वाला टाइम आपका जो फ्यूचर है वो बेहतर रहे। इसके बाद आप लोगों के सामने अभी एग्जाम है, तो इसमें फिजिकल वर्कआउट का बहुत बड़ा रोल है, तो फिजिकल वर्कआउट पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दीजिए जो लोग अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। और हम बाकी आज इस क्लास को समाप्त करने के कगार पे लाते हैं। और परसों अर्थात दिवाली के अगले दिन, आज तो हो गया, कल दिवाली है, कल दिवाली का जश्न मनाइए। और परसों 25 अक्टूबर को हम एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं, वो भी हम शाम को 6 बजे के आसपास तक अपडेट कर देंगे। आपको व्हाट्सएप के माध्यम से अपडेटेशन हो जाएगा, यूट्यूब पे भी मैं डाल दूंगा। तो 6 बजे का टाइम के लगभग हम अब एक वीडियो उस पर अपडेट करेंगे, जो वीडियो मैं इस बार ज्योग्राफी से शुरू करता हूँ। भारत का जो स्टेटस है, जो भारत का मैप है, उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कस शुरू करते हैं। आपको एक सामान्य समझ के ऊपर बात शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे मैं जल्दी इसको बाहर लेके चलूँगा और जल्दी ख़त्म करके आपको पता लगने लगेगा कि पढ़ाई कितनी आसानी से की जा सकती है और SSC GD, तो SSC GD CPO वगैरह भी कितना आराम से निकाला जा सकता है। इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं।